केप्लर के नियम से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का सत्यापन। चलो केप्लर के नियम से गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का, गुरुत्वाकर्षण नियम का सत्यापन। मान लेते हैं कि एम द्रव्यमान का कुछ एम द्रव्यमान की वस्तु जो है पृथ्वी आर के त्रिज्या वृत्ताकार कक्षा में वह एम द्रव्यमान वाले सूर्य के चारों ओर चल v से घूम गति कर रहा है। देखा होगा, मान लिया कि क्या माना स्मॉल एम द्रव्यमान की पृथ्वी आर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में, आर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में कैपिटल एम द्रव्यमान वाले सूर्य के चारों ओर भी चाल से, सूर्य के चारों ओर भी चाल से गति करती है। ठीक है, हमारा देश सूर्य है, इसका द्रव्यमान कैपिटल लेंगे। ठीक है, इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में, आर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आर, तो पृथ्वी है। ठीक है, ये वाला पृथ्वी का द्रव्यमान एम, क्या है एम। तो पृथ्वी पर कार्यरत कभी केंद्रीय पर बताओ, पृथ्वी पर कार्यरत अभी से गति कर रहा है ये। ठीक है, तो पृथ्वी पर कार्यरत अभिकेंद्र बल, वृत्ताकार पथों पर वस्तु चलता है आर त्रिज्या के, हाँ, तो ओकरा पर द्रव्यमान उसका एम है, तो और रेखीय वेग अगर उसका भी है, ये रेखीय वेग क्या चीज है, रेखीय वेग स्पर्श रेखीय दिशा में होता है ना, रेखीय वेग भी है। अब पृथ्वी पर कार्यरत अभिकेंद्र बल आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ को घूम रहा है ना, जगह द्रव्यमान एम है, रेखीय उसका रेखीय वेग का चीज भी है। बताओ उसका अभिकेंद्र बल बराबर क्या बताया गया था, ए बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर बताया गया था वृत्ताकार वृद्धि गति में। इसको इक्वेशन 1 डालेंगे। ठीक है, अब माना पृथ्वी के भ्रमण काल का आवर्तकाल, भ्रमण का मान लो पृथ्वी एक चक्कर लगाने में कैपिटल टी टाइम लेती है, माना पृथ्वी का भ्रमण का आवर्तकाल कैपिटल टी है, तब आवर्तकाल बराबर क्या बताया था, आवर्तकाल अच्छा रेखीय वेग क्या होगा, बोला v बराबर क्या होगा, तो एक चक्कर लगाने में लिया गया समय, आवर्तकाल भी देखिए एक चक्कर प्रति करने का मतलब, आवर्तकाल करने का मतलब क्या होगा, तो आवर्तकाल एक चक्कर लगाने में लिया गया समय, तो एक चक्कर में कितना दूर जाएगा, तो अपन त्रिज्या के बराबर आ जाएगा वो, त्रिज्या नहीं होगा परिधि के बराबर नहीं जाएगा।
परिधि परिधि, तो परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। और समय का चाहिए, एक चक्कर लगाने में समय का चाहिए कैपिटल टी आवर्त का, तो वे बराबर क्या होता है दूरी बटा में समय, यानी कि एम वी आर बटा में क्या चाहिए दूरी, और एम वी आर नहीं होगा, दूरी क्या होगा 2 पाई आर होगा, परिधि नहीं होगा, परिधि नहीं होगा एक जगह लगाने में ये परिधि होगा, परिधि, परिधि क्या होगा बोलो, परिधि क्या होगा 2 पाई आर। अब भाग कैसे देंगे आवर्त का, से भागा टी से, ठीक। समीकरण एक में भी का मान रखने, समीकरण एक में भी का मान रखने में क्या आ रहा है, तो एफ इक्वल टू का चाहिए एम अपॉन आर है, भी का क्या लगाओगे 2 पाई आर, 2 पाई आर बाई का चाहिए कैपिटल टी, स्क्वायर लगा लो, होल स्क्वायर, स्क्वायर लगा लो, ठीक है। एफ इक्वल टू एम बाई आर अपॉन 2 पाई, 2 क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर है ना, 4 पाई इक्वल 2 कितना 4 पाई स्क्वायर, और आर स्क्वायर बाई का चाहिए टी स्क्वायर, तो आर सार क्या हो जाएगा 0 टू 0 हो जाएगा ना, तो तुम्हारा क्या बच गया, ठीक है लिख देते बच गया एफ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर इंटू एम ना, अपन का चाहिए टी स्क्वायर हो गया, टी केपलर के आवर्त नियम के अनुसार, केपलर के आवर्त नियम के अनुसार, आवर्त नियम के अनुसार केपलर का आवर्त नियम क्या करता है, केपलर का आवर्त नियम क्या करता है, आवर्त का नियम उठा ना, उसके त्रिज्या पे ना, आवर्त का वर्ग उसके त्रिज्या पे इसके बराबर था, घन के अनुक्रमानुपाती था ना, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब था, आर क्यूब ना। आपको ये जब हटेगा ये वाला, लेकिन ये टांग आएगा, इसको हम के लिखेंगे, हटेगा अनुक्रमानुपाती से, जहाँ के क्या है, जहाँ के समानुपातिक नियतांक, जहाँ के समानुपातिक नियतांक, ठीक है। इसको समीकरण 2 डालोगे, ठीक है 2, अभी जो तुम लाए हो तो समीकरण 3 लिखोगे, समीकरण 3, समीकरण 30 पर का मान तुम पढ़ना होगा ना, समीकरण 3 का मान, समीकरण 30 पर का मान समीकरण 2 में रखने को, 30 पर का मान समीकरण 2 में रखने को, हाँ 30 करने में तो इंग्लिश करने नहीं चलेगा उनका कि अगर नहीं, ऐसी 30 पर ना रखे, 30 रखते तब ना, 30 पर हटा कर रखें तो ये बराबर क्या है 4 पाई स्क्वायर इंटू आर एम अपॉन टी स्क्वायर, टी हटा कर लगा देंगे ये आर क्यूब, हाँ, तो आर से वर्ग का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्या बचेगा, एफ इक्वल टू चलिए लिखो, ये लिखो 4 पाई स्क्वायर इंटू एम अपॉन ए अपॉन आर स्क्वायर, हाँ। एक मिनट, कैपिटल एम हम लिखना, हम लोग जो लिख रहे थे स्मॉल न था, ये मिस्टेक नहीं हो गया हमारा, स्मॉल न था, समीकरण एक स्मॉल न था, ये एम पृथ्वी के दबाव न था ये, अरे एम तो छोड़ के ना रखे हैं, बाका रखा गया था, एम छोड़ के रह गया तुम्हारे यहाँ तक जब आ गया, यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि एक प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, द्रव्यमान में निश्चित होगा, त्रिज्या में केवल कम बेसी होगा, एक प्रोपोर्शनल का ठीक हो गया, द्रव्यमान के निश्चित नहीं होगा, एक प्रोपोर्शनल द्रव्यमान चेंज होगा वस्तु का तो वो भी चेंज होगा, 4 और के और पाई क्या है समनियतांक है, एम बाई का हो जाएगा आर स्क्वायर होगा, क्या हो गया बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से हम चलेंगे आगे, यह बल पृथ्वी, यह बल किसका है, यह बल पृथ्वी पर सूर्य द्वारा लगाया जाता है, पृथ्वी पर सूर्य द्वारा लगाया है, सूर्य द्वारा लगाया जाता है,
इसको इक्वेशन में इसको हम डालेंगे 4 डालेंगे, इक्वेशन कितना डालेंगे 4। हाँ, हम लोग गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है ना, वो गुरुत्वाकर्षण में जो फॉर्मूला है इक्वल टू जी इंटू एम इंटू एम, कैपिटल एम इसमें इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, वो लोग फॉर्मूला लाने वाले हैं, केपलर के नियम से लाने हैं उसको। ठीक है, अभी लिखा हुआ है केपलर के नियम से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को का सत्यापन। ये बल किसके द्वारा, यह बल पृथ्वी पर सूर्य द्वारा लगाया जाता है, अभिकेंद्र बल ना। अच्छा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल अनुन्य अंतःक्रिया है, इसलिए पृथ्वी भी सूर्य पर एक बल लगाते जो कैपिटल अनुक्रमानुपाती होती है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है, गुरुत्वाकर्षण बल अन्योन्य अंतःक्रिया है, अंतःक्रिया है, इसलिए पृथ्वी भी सूर्य पर, इसलिए पृथ्वी भी सूर्य पर एक बल लगाती है। और एक बल वो कितना परिमाण का होगा, समान परिमाण का, कितना परिमाण का, समान, बराबर परिमाण रखता है गुरुत्वाकर्षण होता है, विपरीत दिशा भले होता है लेकिन परिमाण समान होता है। लगाती है जो सूर्य के द्रव्यमान m, जो सूर्य के द्रव्यमान कैपिटल M का अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। इसलिए समीकरण 4 एक प्रोपोर्शनल टू एम का हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा भी सूर्य को लगने वाला बल होगा ना, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, यानी कि m इंटू कैपिटल M से गुना हो जाएगा ना, सूर्य का द्रव्यमान नहीं ना है, कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से यह हटेगा, नियतांक लगेगा, बताइए, g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। यहाँ जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है ना, यहाँ जी गुरुत्वीय नियतांक, कुछ लोग वार्तालाप कर रहे हैं, नहीं कुछ बोल रहे हैं, तो बोला रहा है, कुछ नहीं बोलेंगे, बता रहे, ध्यान से देखो। ठीक है, यही गुरुत्वाकर्षण का नियम, यही किसका नियम है, गुरुत्वाकर्षण का ना। गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। और देखिए गुरुत्वाकर्षण का महत्वपूर्ण गुण, कम से कम 7 से 8 गुण है, 6-7 गुण है, उसको देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण के महत्वपूर्ण गुण, गुरुत्वाकर्षण बल के महत्वपूर्ण गुण। पहला महत्वपूर्ण गुण क्या है, सबसे पहला है, दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल सदैव
दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल अलग बैठा देंगे। दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया एवं प्रतिक्रिया युग्मों का निर्माण करते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया का निर्माण करेगा तो क्या होगा? कौन सा नियम होगा इसका? कौन सा नियम है? न्यूटन का गति के तीसरा नियम। हाँ। ये परिमाण में बराबर एवं ये परिमाण में जो दिशा में विपरीत होते हैं। दूसरा बात, गुरुत्वाकर्षण बल एक सदैव एक केंद्रीय बल है। इसमें एमसीक्यू भी कराए थे। एक वार्तालाप कर रही है तक बैठा है ना, तो पटर पटर कर रहा है, पढ़ाई तो मीटिंग करके लिया तुझे। गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल पूछ देंगे ना तो फिर खड़ा हो जाएगी, कुछ बता नहीं पाएगी। लेकिन बैठा तो मीटिंग करना जरूरी है। केंद्रीय बल इसका कहने का मतलब क्या हुआ? केंद्रीय बल इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि दोनों पिंडों को मिलाने वाले, केंद्र को मिलाने वाले ना रेखा का जिस बल लगेगा ना। अर्थात इसकी दिशा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा का अनुदिश होती है। अर्थात इसकी दिशा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तीसरा चीज, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। मतलब दो वस्तु है ना, ठीक है, ये मान लो ये पेन है, ये बुक है, दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बीच में हवा है कि पानी है कि मोम है कि दारू है, कुछ भी रहेगा, ठीक है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब दोनों के बीच कोई भी माध्यम हो उससे कोई मतलब इसको नहीं है ना। गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता। चौथा बात, करें जी, जैसे दो पिंड के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना। जैसे मान लो कि दो पिंड है, ठीक है, ये दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। मान लो यहाँ पे एक और कोई बुक रखा हुआ है, ठीक है, तो ये दोनों के बीच लगने वाला बल एक बोर्ड है कि ये बोर्ड और मार्कर के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शाब्दिक नियम में कोई भी वस्तु पर लगता है। प्रत्येक वस्तु, दुनिया का कोई भी वस्तु, सबको गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, ठीक है, और सब गुरुत्वाकर्षण का नियम का पालन भी करता है। गुरुत्वाकर्षण बल ये दोनों के बीच लग रहा है, बुक और मार्कर के बीच, ठीक है, मार्कर और बोर्ड के बीच लग रहा है। अब बीच में हम किताब ला दिए तो गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावित होगा कि नहीं होगा? तीसरा वस्तु ला दिए, गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावित होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तीसरा पिंड से कोई मतलब इसको नहीं है। लिखा है साफ, दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल किसी अन्य पिंड की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो ना सर, तो किताब आ गई तब किताब ना पेड़ को देते, तो क्या होगा? इसका मतलब दोनों के बीच की दूरी बदल गया।
अच्छा दूरी दूरी पर डिपेंड करता है ना गुरुत्वाकर्षण बल। क्या लिखे थे, F1 टू G इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। तो दूरी थोड़ी बदल गई दोनों के बीच का। अब बोर्ड का मार्कर का द्रव्यमान बदल गया नहीं ना, तो फिर इसको से इसको क्या मतलब है, किताब आ जाए चाहे हट जाए चाहे कोई आके कुछ भी कर दे, उससे क्या मतलब है, कुछ भी आएगा कोई आएगा बीच में कुछ तीसरा से कोई मतलब नहीं है। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, ये बात पूछ देता है कभी कभार, ठीक है, डायरेक्ट कर लो। पिछला मैं क्वेश्चन करा भी थे उस दिन और पूछा था गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कौन सा गलत है। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लिखते रहिए आपको भी, गुरुत्वाकर्षण बल किसी अन्य पिंड की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है, किसी अन्य पिंड की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। निर्भर नहीं करता है। पांचवा बात, और हल्के पिंडों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का मान नगण्य होता है, जबकि चारों ग्रहों के लिए मान नगण्य नहीं होता है। हल्का पिंड अगर है ना तो एक गुरुत्वाकर्षण बल का मान नगण्य होता है ना। हल्के पिंडों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का मान नगण्य होता है, नगण्य होता है जबकि तारों और ग्रहों के लिए नगण्य नहीं होता है। तारों और ग्रहों के लिए यह नगण्य नहीं होता है। छठा बात, गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षित बल है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षित बल है, ठीक है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, कारण क्या है? तो कारण यही है कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो है ना, वस्तु द्वारा अनुसरण किए गए पथ या झुकाव के कोण पर निर्भर नहीं करता है, केवल वस्तु प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है ना। कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य जो है वस्तु द्वारा अनुसरण किए गए पथ, वस्तु द्वारा अनुसरण किए गए पथ या झुकाव के कोण या झुकाव के कोण पर निर्भर नहीं करता है। यह केवल न वस्तु प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है।
ठीक है। सातवां नंबर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल एक दीर्घ परास का बल है। हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे, मूल बल जब पढ़ रहे थे ना, ठीक है। एक दीर्घ परास का बल है, दीर्घ परास मतलब बहुत दूर तक भी लगता है। ठीक है, ठीक है। अब प्रकृति में चौथा 8वां नंबर पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे दुर्बल बल है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में मौजूद सभी बलों में दुर्बल या दुर्बल बल है, दुर्बल या कमजोर ना। चलते अब गुरुत्वाकर्षण के नियम का समर्थन में प्रायोगिक प्रमाण क्या है, उसी को देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण के नियम के समर्थन में, गुरुत्वाकर्षण नियम के समर्थन में प्रायोगिक प्रमाण। पहला है चार्ट प्रमाण है ना, चार्ट में दिया हुआ। पहला नंबर है पृथ्वी सहित सभी ग्रह, लिख सकते हो, पृथ्वी सहित सभी ग्रह, पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य के चारों घूर्णन करते हैं, सूर्य के चारों ओर घूर्णन करते हैं। ठीक है, किसके कारण? जब गुरुत्वाकर्षण कारण है ना, यह सूर्य और ग्रहों के मध्य गुरुत्वाकर्षण के कारण संभव है। होता है। दूसरा बात, समुद्र में ज्वार भाटा आता है। समुद्र में ज्वार भाटा किस प्रकार आता है? समुद्र में ज्वार भाटा मतलब समुद्र के जल का एकदम तेज गति से आगे आना, तेज गति से पीछे जाना, समुद्र का भाटा। समुद्र में ज्वार भाटा भी चंद्रमा और समुद्र में भी, चंद्रमा और समुद्र में, समुद्र के जल में गुरुत्वाकर्षण बल, समुद्र के जल में गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण आता है। तीसरा बात, इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी उपग्रह ग्रहों
के चारों ओर घूमते हैं, ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। चौथा बात, पृथ्वी पर वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है ना। पृथ्वी पर वायुमंडल है ना, किसके कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है ना। और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल है कि नहीं? वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर पृथ्वी पर उसका जो है ना पृथ्वी से कम है। ठीक है, इसके कारण वहाँ पर वायुमंडल नहीं टिक पाता है। पृथ्वी पर वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। के कारण है। अब हम लोग देखने गुरुत्वीय त्वरण देखो, क्या देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण ना। तो गुरुत्वीय त्वरण के बारे में देखते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो जब एक पिंड गुरुत्वीय प्रभाव में पृथ्वी की ओर गिरता है ना, गुरुत्वीय प्रभाव के कारण पिंड के त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे ना। गुरुत्वीय प्रभाव के कारण पिंड में जो त्वरण होगा, पिंड के वेग में जो ऊपर से गिरने के क्रम में वेग में बढ़ोतरी होगा या कम बेसी जो भी होगा, वो नीचे से ऊपर जाएगा तो वेग कम होगा, ऊपर से नीचे आएगा तो वेग बढ़ेगा। तो वेग बढ़ने का जो हम लोग त्वरण के बारे में परिभाषा क्या पढ़े हैं, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर वेग में परिवर्तन होगा तो अगर पृथ्वी के कारण अगर होगा, ठीक है, या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होगा तो हम क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। इसे स्मॉल जी से निरूपित करते हैं ना। जब एक पिंड गुरुत्वीय प्रभाव में, जब एक पिंड गुरुत्वीय प्रभाव में पृथ्वी की ओर गिरता है, मुक्त रूप से गिरता है ना, पृथ्वी की ओर, गुरुत्वीय प्रभाव मतलब मुक्त रूप से गिर रहा है, पृथ्वी की ओर गिरता है। तो गुरुत्वीय प्रभाव के कारण, गुरुत्वीय प्रभाव के कारण गुरुत्वीय प्रभाव के कारण पिंड के त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? गुरुत्वीय त्वरण। इसे हम क्या से करते हैं? स्मॉल जी से करते हैं, स्मॉल जी से करते हैं।
पृथ्वी की सतह पर इसका मान क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर 9 में पढ़ चुके होंगे। पृथ्वी की सतह पर 9.8 हाँ, और जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि त्वरण है ना, तो त्वरण कई मात्रक होगा इसका, या इसको कब जब ले लेते हैं हम लोग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में ले लेते हैं, कोई प्रति नहीं, ठीक है। लेकिन एक्यूरेट 9.8 होता है, ठीक है। और शॉर्ट डेफिनेशन पूछेगा तो क्या लिखेगा? शॉर्ट डेफिनेशन एक लाइन पे लिखना चाहेगा तो वो लिख सकेगा परिभाषा में, किसी पिंड में गुरुत्व के कारण ना, गुरुत्व मतलब पृथ्वी के द्वारा लगाए गए बल गुरुत्व होता है ना, वो बार परिभाषा कोई कैसे लिखेगा? किसी पिंड में गुरुत्व के कारण, किसी पिंड में गुरुत्व के कारण, गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। तो बोल रहा है कि मान लो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी मान लो पृथ्वी है, इसका रेडियस है आर, इसका रेडियस क्या है? आर, रेडियस ऑफ अर्थ ना। इस पर कोई वस्तु रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान है स्मॉल m, रखा हुआ है स्मॉल। कि पृथ्वी का द्रव्यमान है मास ऑफ अर्थ, द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान m है, इसकी त्रिज्या है। m द्रव्यमान के किसी पिंड, स्मॉल m द्रव्यमान के किसी पिंड तथा पृथ्वी के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कैसे निकालोगे? तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहता है? F बराबर क्या था? G इंटू कैपिटल M मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान होगा ME इंटू स्मॉल m वस्तु का द्रव्यमान ना। अच्छा, बटा में क्या चीज? दूरी क्या है? रेडियस ही होगा ना, RE ही तो होगा, RE का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ ME क्या है? ME बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, और RE क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव अर्थात गुरुत्वाकर्षण खिंचाव अथवा अर्थात नीचे की ओर भार, अच्छा नीचे की ओर भार कितना हम बता सकते हैं? W बराबर क्या बताए थे? तो द्रव्यमान, भार क्या है? एक प्रकार का बल है, बल बाबू का द्रव्यमान गुणा त्वरण, वस्तु का द्रव्यमान m है ना, और त्वरण कौन सा है? गुरुत्वीय त्वरण है, तो m गुणा g होगा ना। चूंकि अवयव भार किसके बराबर होगा? गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। W बराबर क्या होगा? F ना, याद होगा कि भार बराबर क्या होता है? भार बराबर द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण ना, गुरुत्वीय त्वरण।
इसलिए वहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे आप। क्या करेंगे, W बराबर F है ना, W कितना निकाले mg ना, mg इक्वल टू क्या है बोले, g इंटू कैपिटल M मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल m अपॉन RE के स्क्वायर ना, m चल निकल जाएगा, m गुना जी है, गुना है E ना, तो क्या बचेगा बताइए, g बराबर g इंटू ME अपॉन RE का स्क्वायर ना। अब g का मान क्या जानते हैं, g का मान क्या जानते हैं, 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर ना। मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 गुना 10 के पावर 24 किलोग्राम। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है 6 गुना 10 के पावर 24। आपको ये डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, निकालने का आपको कहेगा नहीं एग्जाम में, आप खाली समझ पृथ्वी द्रव्यमान कितना होता है। आर पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 गुना 10 के पावर 3 यानी कि 6.4 किलोमीटर, 6.4 गुना 10 के पावर 3 बरोबर है, 10 के पावर 6 है किलोमीटर होता है, ठीक है। इसको मीटर में बदलोगे, किलोग्राम है, इसको मीटर में बदलोगे तो क्या आएगा 6.4 गुना 10 के पावर कितना 6 है, तो मीटर में बदलेंगे 10 के पावर 3 से क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना, इसको 10 के पावर 3 मीटर लिखा जा सकता है, तो कितना हो जाएगा 6.4 गुना 10 के पावर 9 मीटर बदल रहे हैं, मीटर बनाना तो किलो मीटर रहेगा, मिस्टेक हमसे हो रहेगा 6400 गुना 10 के पावर 3 है, 6400 किलोमीटर है। अच्छा तो 6400 किलोमीटर है ना, इसको ऐसे कर देते हैं, 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको 6.4 में 10 के पावर 3 रहेगा, ये ना, तो 1 2 3 अंक किसके रहता, 3 का डी रह जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 10 के पावर 6। जी बराबर, इसको जब रखेंगे मान जी को हम लोग 6.67 गुना 10 के पावर -11 यहाँ रखेंगे, ये वाला में गुना मास ऑफ अर्थ कितना है 6 गुना 10 के पावर 24 बटा में आरी कितना है, यही ना आरी है 6.4 गुना 10 के पावर कितना 6 का स्क्वायर। नंबर 64 को इसको काटा जा सकता है, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे हम लोग, कितना है 9.8 आएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड इसका, ठीक है, ये लगभग आएगा इसमें, ठीक है। अब भाग दे सकते हैं, पर भाग करने में टाइम लगेगा, देखिए जैसे मान लीजिए कि अब इसको भागा देंगे ना, तो 6 मान लीजिए 6 के 36 हो जाएगा, देखिए 6.67 गुणा 6 लगभग 39.84 आ गया, है ना। 64 के स्क्वायर भागा 64 भागा 64 दो बार, ठीक है, 9.7 बार है, 0.00972 बार है, आ रहा है ना। 11 में से 24 पूरे घटाएंगे 13 आएगा, ठीक है, और 10 के पावर कितना 6 दूना 12 घटाएंगे ना, तो 6 दूना 12 11 कितना हो जाएगा 23 माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा पावर 14 में से घटाएगा कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1, ठीक है। 6.67 गुना 6 भागा हम लोग देंगे कितना से 6.4 से, फिर भागा देंगे 6.4 से, 64 नहीं 6.4 है, कितना है, अब देखो 6 गुना 12 13 11 कितना होता है 13 और 12 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 24 में 23 घटाएंगे कितना है 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे यानी कि 10 से गुना करेंगे तो 9.77 आ रहा है ना। इसका यानी कि लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। ये आपको गुरुत्वीय त्वरण निकालने के लिए फॉर्मूला ना, अगर अभी हम तो मान लीजिए कथी के निकाले हम लोग कि पृथ्वी का निकाले ना, चंद्रमा कहेगा ना, तो चंद्रमा के द्रव्यमान में चंद्रमा का त्रिज्या से भागा देके और पृथ्वी त्वरण से गुणा कर देंगे सावित्री गुरुत्वाकर्षण नियतांक से, ठीक है। हमारा वैल्यू आ जाए किसका, चंद्रमा का क्या
गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा ना। तो बताओ याद रखिएगा जी का मान जो है ना, जी बराबर इतना आ गया, भूलना नहीं है तो, ठीक है। इसका मात्रक भी हो गया, मात्रक आप देख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। बीमा क्या होगा, बीमा आप देख सकते हैं मास हो जाएगा, मास नहीं सॉरी मीटर किसका, मीटर मतलब लेंथ, और टाइम का चीज माइनस ना, ठीक है परमानेंट। अच्छा एक बताओ ना जी जो है ना, जी स्मॉल जी जो है ना, जी का मान वस्तु के द्रव्यमान स्वतंत्र होता है, जी का मान वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। क्यों? और देख सकते हैं जी स्मॉल ए में है तो बताइए, अभी तो जस्ट कट ही गया तो कहाँ से रहेगा, मुक्त होता है इससे, इसमें रहने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब पृथ्वी के द्रव्यमान का कोटि क्या है, अभी हम लिखे 6 लिखे नोट में, बताओ नोट नंबर 1 था। दूसरा बात पृथ्वी के द्रव्यमान की कोटि, पृथ्वी के द्रव्यमान क्या है अभी निकालते हैं हम लोग, लेकिन निकालने कोई जरूरत नहीं है, द्रव्यमान की कोटि देखिए हम लोग लिखे थे अभी कितना 6 गुना 10 के पावर 24, 6 गुना 10 के पावर 24 किलोग्राम, लेकिन इसका लगभग इतना है ना, लेकिन रियल वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू है 5.98, 5.98 गुना 10 के पावर 24 किलोग्राम, ठीक है। इसको निकालते हैं हम लोग, लेकिन निकाल कर कोई फायदा नहीं है। अब पृथ्वी का माध्य घनत्व हम कल निकालेंगे, पृथ्वी का माध्य घनत्व, पृथ्वी का माध्य घनत्व, माध्य या औसत घनत्व, इसको हम लोग रोज से निश्चित करते हैं, कल देखेंगे हम लोग एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।